दोस्तों शायद ही आपको ये पता होगा कि जिस भारत को हम आज देखते हैं उस यूनाइटेड भारत की नींव बंगाल के एक शहर कोलकाता से रखी गई थी। जी हाँ, क्योंकि कोलकाता ही वह पहला शहर था जो भारत की राजधानी हुआ करता था। लेकिन सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की गवाही देने वाला कोलकाता एक शहर के रूप में कैसे उभरकर सामने आया और कैसे एक छोटे से गाँव से लेकर उसने देश की राजधानी तक का सफर तय किया, ये कहानी अपने आप में काफी यूनिक है। इस वीडियो में हम कोलकाता के इतिहास से रूबरू होंगे, जिसमें कोलकाता शहर के बनने की कहानी समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों 20वीं सदी की शुरुआत में ही कोलकाता ने अपना चार्म खोना शुरू कर दिया और कैसे दिल्ली ने कोलकाता की जगह ले ली। तो दोस्तों, कोलकाता की कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आने की कोशिश कर रही थी और इंडिया के रिसोर्सेज को यूरोप में ले जाकर बेचना और उससे ज्यादा मुनाफा कमाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बचा हुआ था। इसी सिलसिले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में भी आना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था जिससे वह यहाँ पर अपने पैर जमा सके, क्योंकि इस समय बंगाल का पॉलिटिकल कंडीशन काफी स्टेबल था और वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, जिसका हवाला देकर ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के माहौल को खराब कर सके और खुद को वहां की पॉलिटिक्स में घुसा ले। उस वक्त दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में मुगलों का राज था और बंगाल के नवाब थे नवाब सिराजुद्दौला। हालांकि बंगाल के ही चट्टोग्राम में पुर्तगाली अपना बिजनेस किया करते थे। यही चट्टोग्राम आज चिट्टागोंग के नाम से जाना जाता है, जो करंटली बांग्लादेश के टेरिटरी के अंदर आता है। चट्टोग्राम में पुर्तगालियों के बिजनेस करने का सबसे बड़े कारण था समुद्र से कनेक्टिविटी, क्योंकि इस इलाके को अगर आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर काफी बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, जिसे समुद्री जहाज आसानी से इस इलाके में आते थे। परियों के अलावा डच भी बंगाल में अपना बिजनेस जमाए हुए थे और उस वक्त बंगाल बहुत ही अमीर और कल्चर वाइज बहुत ही रिच स्टेट माना जाता था। जी हाँ, जिसकी तुलना में भारत की कोई और राज्य उस वक्त दिखाई नहीं देते थे, इसलिए कोई भी विदेशी व्यापारी या उनकी टुकड़ी बंगाल जरूर जाती थी। और 17वीं शताब्दी से थोड़े पहले की बात करें तो 16वीं सदी के दौरान जब बंगाल पहली बार मुगलों के कंट्रोल में आया तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त यह भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। इसी वजह से सारे यूरोपियन ट्रेडर्स यह मानते थे कि बंगाल में बिजनेस करना बहुत जरूरी है और उस जमाने में भी बंगाल इंटरनेशनल ट्रेड का एक अच्छा खासा इलाका हुआ करता था। बंगाल के अमीर होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां पर कपड़ा बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए जाते थे और वहां का टेक्सटाइल उस समय अपने बूम पर था। कुछ लोगों का मानना यह भी था दोस्तों कि इस वक्त बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में सबसे बड़ी थी। जी हाँ, बंगाल की यह अमीरी उसके बर्बादी के भी कारण बनी, क्योंकि इस अमीरी को अंग्रेजों की नजर लग गई थी और वह बंगाल को अपना ट्रेड सेंटर बनाना चाहते थे। अंग्रेजों ने जब बाकी के यूरोपियन देशों की तरह बंगाल में अपना बिजनेस शुरू किया, तब उन्होंने अपना शुरुआती बिजनेस हरिहरपुर और बालासोर से शुरू किया था। जी हाँ, यह दोनों ही इलाके आज के ओडिशा राज्य में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी अंग्रेजों का मीन बंगाल रीजन में ज्यादा दखल नहीं थी। पर जैसे जैसे समय बीता, अंग्रेजों ने अपना बिजनेस फैलाया और इस बार उन्होंने हुगली नदी के किनारे के गांव सूतानुती के सेठ और साहूकारों के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर अपना व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि हुगली नदी के आसपास ही इलाकों में बेस सेठ लोगों के अंडर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रोल था। उस वक्त अंग्रेजों की नजर हुगली नदी के किनारे सूतानुती और गोविंदपुर नाम के दो गांवों पर थी, जहां पर विशेष लोग रहा करते थे। लेकिन इन दोनों गांवों के बीच में एक और गांव था जिसका नाम था कलिका था। हो सकता है कि आप पहचान गए दोस्तों कि ये गांव आगे चलकर क्या बनेगा, पर अभी फिलहाल कहानी के साथ चलते हैं। कहानी हमें ये बताती है कि अंग्रेजों ने उन दो गांवों के साथ साथ कलिकता गांव के लोगों के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे किए और इन तीनों गांवों को मिलाकर बना कोलकाता, जिसे अंग्रेज उस जमाने में कैलकाटा कहते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेंट। और यही कैलकाटा 2001 में कोलकाता बना, जो कि हुगली नदी के किनारे बसे हुए 3 गांवों को मिलाकर बना हुआ एक शहर था। कालिकता के नाम का मतलब होता है देवी काली का घर, यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर देवी काली रहा करती हो और प्राचीन बंगाल में ऐसी मान्यता थी कि इन इलाकों में देवी काली का निवास स्थान हुआ करता था, इसलिए यह इलाका काफी पूजनीय भी है। और कोलकाता में आज भी काली माता का सबसे बड़ा मंदिर मौजूद है, जहां पर लोग देश भर से दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसे नॉर्थ इंडिया के लोग काली घाट के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज आए और उन्होंने 3 गांवों को बोला कि चलो अब आप शहर हो जाओ। दोस्तों, ये कहना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इन तीनों गांवों को मिलाकर शहर बनाने का श्रेय एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी को जाता है जिसका विजन था कि हुगली नदी के किनारे अगर अंग्रेज यह शहर बसा लेते हैं तो इंडिया में उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी।
इसलिए जॉब चार्नोक नाम के इस अंग्रेज ने इन तीनों को मिलाकर शहर बनाने का काम किया, जिन्हें कोलकाता शहर का जनक भी कहा जाता है। जॉब चार्नोक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे। इनका जन्म 1630 में इंग्लैंड में हुआ था और 1656 में वह पहली बार इंडिया आए। इंडिया आते ही हुगली नदी के किनारे बसे कमर्शियल पोटेंशियल को वो समझ गए थे। साथ ही वे बंगाल के रिसोर्सेज को देखकर यह भी समझ गए थे कि अगर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉलोनी बनाती है तो यह उसके लिए अब तक का सबसे फायदेमंद काम होगा। इसलिए इंडिया आते ही जॉब चार्नोक को बंगाल के मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार का जूनियर मेंबर ऑफ काउंसिल बना दिया गया। कासिम बाजार बंगाल रीजन का ट्रेड हब हुआ करता था, यानी कि इस इलाके से बंगाल में रहने वाले हर तरह के व्यापार को कंट्रोल किया जाता था। हम जिस कासिम बाजार का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, वह उस वक्त मुर्शिदाबाद में हुआ करता था। जी हाँ, और आपको यहाँ पर बता दें कि जब यहाँ पर मुगलों का राज था, यानी कि 17वीं शताब्दी के दौरान, जब तक यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला राज कर रहे थे, तब तक बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ही थी। इसलिए कासिम बाजार वहाँ का ट्रेड हब हुआ करता था, जहाँ पर जॉब चार्नोक जूनियर काउंसिल बनाए गए थे। इसके बाद जॉब चार्नोक को बिहार की राजधानी पटना भेजा गया, जहाँ उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री का इंचार्ज बनाया गया। लेकिन 1680 में वापस उन्हें मुर्शिदाबाद के कासिम बाजार में बुला लिया गया और इस बार उन्हें वहाँ की फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया गया। लेकिन 1686 आते आते चार्नोक पूरे बंगाल रीजन के ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट बन गए। इसलिए इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस वक्त जॉब चार्नोक पूरे बंगाल रीजन के इंचार्ज बने थे, उस वक्त मुर्शिदाबाद में सिल्क के कारीगरों और अंग्रेज व्यापारियों के बीच काफी झड़पें होने लगी, जिस वजह से अंग्रेजों को लगा कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और नवाब की तरफ से भी अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर दबाव डाला जाने लगा कि वह राजधानी में इस तरह के दंगे फसाद ना करें। जी हाँ, जैसे कि आपको बताया था कि चार्नोक के दिमाग में हुगली नदी के किनारे के गांव हमेशा से बसे हुए थे, इसलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस मुर्शिदाबाद से हटाकर हुगली नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया और यही शिफ्टिंग अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा चेंज साबित हुई। लेकिन वह इतनी आसानी से भी यहाँ पर पहुंच गए हो ऐसा भी नहीं हुआ था, क्योंकि शुरुआत में चार्नोक ने जब हुगली नदी के किनारे अपना बेस बनाने की कोशिश की तो मुगलों के सूबेदार शाइस्ता खान से उन्हें फटकार झेलनी पड़ी और शाइस्ता खान ने उन्हें नदी के किनारे से भगा दिया था। ऐसे में चार्नोक इसी नदी के किनारे बसे सूतनुती गांव गए और जब उस गांव के किनारे उन्होंने नदी का माहौल देखा और गांव के इलाकों को गौर से देखा तो उन्हें लगा कि बस इसी गांव में अंग्रेजों का बेस बनाया जा सकता है और यहीं से शुरुआत हुई कोलकाता शहर के बनने की। इसलिए चार्नोक मद्रास काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस कहीं बनेगा तो वह सिर्फ सूतनुती गांव में ही बनेगा। इसी दौरान 1690 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब से चार्नोक ने यह परमिशन भी ले ली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कंपनी फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर सेट कर ले और सूतनुती की गांव में अपना हेडक्वार्टर बना ले। इसलिए औरंगजेब की परमिशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी चार्नोक की बात मान गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ट्रेड मद्रास से बंगाल में उसी गांव में शिफ्ट हो गया। इतिहासकारों का मानना है कि 24 अगस्त 1690 ईस्वी को पहली बार जॉब चार्नोक ने सूतनुती गांव के नीमतोला घाट पर कदम रखा और वहां पर ब्रिटिश फ्लैग लहराया। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे बसे इन गांव में जो भी जमीन खरीदी थी, या फिर कहें कि तीनों गांवों को बंगाल के जमींदार सबरणा राय चौधरी ने अंग्रेजों को बेचे थे। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का मानना था कि यह तीनों गांव का इलाका रेड और मिलिट्री बेस के लिए बहुत अच्छा और सफिशिएंट इलाका है, क्योंकि इसकी एक तरफ हुगली नदी है और दूसरी तरफ वेटलैंड्स हैं। और तो और इस जगह को लेकर अंग्रेजों का जो दूसरा मत था वो यह था कि यह इस सब बंगाल से पूरे उत्तर भारत को भी जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। खास तौर से अगर गंगा का एग्जाम्पल ले लें तो इस बंगाली इलाके से होकर उत्तर भारत में गंगा नदी के रास्ते अच्छे से पहुंचाया जा सकता है। नदी के अलावा शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रक रोड भी इस इलाके को भारत के उत्तरी भूभाग से जोड़ता था, जिस वजह से अंग्रेजों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। लेकिन कुछ ही सालों में चार्नोक की मौत हो गई और जो सपना उन्होंने देखा था कि इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर बनाया जाएगा, वह सपना पूरा नहीं हो सका। देखते ही देखते इन तीनों गांवों की जिम्मेदारी एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी के हाथों में आ गई, जिसका नाम था चार्ल्स आयर। लेकिन चार्ल्स आयर कोई और नहीं बल्कि चार्नोक की सन इन लॉ थे। चार्नोक की मौत के 6 साल बाद यानी कि 10 नवंबर 1698 को सबरणु राय चौधरी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक डीड साइन हुई, वह भी पूरे 1300 रुपए की। और इसी 1300 के अंदर हुगली नदी के किनारे बेच से 38 छोटे बड़े गांव ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गए थे। 1300 रुपए में उस दौर में 38 गांव बिक जाया करते थे। सब गांव को खरीदकर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छे से अपना बिजनेस हुगली नदी के किनारे चला रही थी। लेकिन यह बिजनेस बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक चल पाता कि उससे पहले ही एक मोड़ आ गया, और वो मोड़ कुछ ऐसा था कि मुगल बादशाह औरंगजेब अल्लाह को प्यारे हो गए थे। जी हाँ, 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मौत हो गई और औरंगजेब के मरते ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में एक नई रोशनी जाग उठी, क्योंकि बादशाह के मर जाने से उसके जितने भी राजा
नवाब और उसके अंदर आने वाले राज्य थे वह सब कमजोर हो गए, क्योंकि औरंगजेब का कोई उसके जैसा उत्तराधिकारी नहीं था जो पूरे भारत पर मुगलिया सल्तनत के राज को कायम कर सके। इसी वजह से ये सारे राज्य आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और औरंगजेब की मौत के बाद कोई एक सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं बची, जिस वजह से लगभग पूरा देश ही जंग की आग में झुलस रहा था। और इसी आग की वजह से भारत में रिसोर्सेज की, सेना की और सेंट्रलाइज्ड पावर की कमी हो गई, जिसे देखते हुए अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाना सही समझा। इसी माहौल को देखते हुए अंग्रेजों ने अपनी आर्मी बना ली, जिसके लॉजिक यह था कि वह ऐसा खुद को प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। आर्मी बन जाने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया और तो और बंगाल की राजनीति में भी अंग्रेजों ने दखल देना शुरू कर दिया था। और यह दौर करीब 40 से 50 साल तक चलता रहा, जिसमें भारत का एक कमजोर केंद्रीय सत्ता की वजह से अलग अलग जगह पर अंग्रेजों से हार रहा था। जिसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। युद्ध उस वक्त के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ था कि उसे अंग्रेज आर्मी आसानी से हरा दे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला का कंट्रोल बंगाल के अमीर लोगों के ऊपर से खत्म हो गया था और इन्हीं अमीर लोगों ने अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के झांसे में आकर उनसे ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में नवाब को धोखा दे दिया, जिससे सिराजुद्दौला कमजोर पड़ गए और नवाब सिराजुद्दौला इस जंग में हार गए, जिससे पूरी बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। लेकिन अब भी वहां पर नवाब बचे हुए थे और बंगाल के नए नवाब बने थे मीर कासिम, जिन्हें अंग्रेजों का सगा माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों को लगा था कि वो उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, इसलिए भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ कहे जाने वाले बक्सर के युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के लीडरशिप में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जॉइंट आर्मीज के बीच लड़ा गया था। लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके रिजल्ट में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल, रेवेन्यू का अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ चला गया। इसी युद्ध के बाद से ही बंगाल से नवाबी खत्म हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इस सारे इलाके आने लगे। जैसे ही अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध की वजह से बंगाल से नवाबी को खत्म किया, उसके बाद बंगाल की राजधानी भी बदल गई और अब बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की जगह कैलकाटा हो गई थी। 1790 तक कोलकाता में पूरी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो गया था और 1850 तक कोलकाता 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और वो लगातार डेवलप हो रहा था। इन 2 हिस्सों को व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। व्हाइट टाउन का इलाका कोलकाता के फोर्ट विलियम इलाके के आसपास आता था। बेसिकली ये इलाका गोविंदपुर का फला फूला डेवलप इलाका था, जहाँ आमतौर से अंग्रेज अधिकारी रहा करते थे और उन्होंने इस इलाके को अपने रहने के हिसाब से डेवलप किया था। इसलिए इस इलाके में यूरोपियन स्टाइल के घर और बिल्डिंग बनी हुई थी। बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड बने हुए थे और उस वक्त किसी यूरोपियन शहर में जितनी फैसिलिटी होती थी वह सब कोलकाता के व्हाइट टाउन में हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन का एकदम उल्टा था, जो सूतानुती गांव के आसपास बनाया गया, जहां पर आमतौर से भारतीय लोग रहा करते थे। इस तरह से शहर क्लास डिस्क्रिमिनेशन का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया था। लेकिन बंगाल पर राज करते ही लगभग अंग्रेजों का राज पूरे देश पर हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि नवंबर 1888 को इलाहाबाद के ग्रैंड पैलेस में क्वीन विक्टोरिया का एक लेटर पढ़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि आज से मुगल एम्पायर को भारत से पूरी तरह खत्म करके ब्रिटिश मोनार्की का राज होगा। इस लेटर में यह भी कहा गया था कि कैलकाटा को रॉयल कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया जाएगा। इस तरह से कोलकाता 3 गांव को मिलाकर बना हुआ एक टाउन था, जिसे डेवलप करते करते रॉयल कैपिटल बना दिया गया। लेकिन जैसे कि हमने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों कोलकाता भारत की हमेशा से राजधानी नहीं रह पाई और उसे बदलकर दिल्ली कर दिया। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था 1960 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल को बांटकर अंग्रेजों ने भारत पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया था, जिससे विद्रोह का स्वर पूरे बंगाल में उठने लगा था। साथ ही साथ कोलकाता में भी इसका असर देखने को मिलता था, जिस वजह से अंग्रेज ठीक ढंग से पूरे देश पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्हें एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत थी और ये ऑल्टरनेटिव मिला दिल्ली के रूप में। कलकत्ता के विद्रोह और दिल्ली के शासन की संभावनाओं को देखते हुए अंग्रेज महाराज जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने का आदेश दे दिया। लेकिन दिल्ली के इतिहास को देखते हुए यहाँ के बारे में एक बात मशहूर थी, वो थी दिल्ली पर कोई लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। अंग्रेजों के मामले में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली को राजधानी घोषित करने के 36 सालों के बाद उनके राज का अंत हुआ, उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, ये थी कहानी कोलकाता शहर के बनने की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।